नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसएस बेनाम है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया एक और मूवी की कहानी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मूवी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। मूवी का नाम है अंडर वाटर, जो 2020 में आई थी। मूवी की शुरुआत होती है समुद्र पृथ्वी के बड़े रहस्य से, जो हर दिशा में फैला हुआ है। हजारों किलोमीटर गहरी एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी तक कभी नहीं पहुंची। नीचे का दबाव इतना भयानक है कि सामान्य मनुष्य सेकंडों में चपटा हो जाए। वहां जीवन सोचो कैसा होगा, कुछ होगा भी या नहीं, और अगर कुछ है तो वह कैसा होगा। टैन इंडस्ट्रीज नाम की एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेशन इन सवालों से घबराई नहीं, बल्कि इन सवालों में उन्होंने अरबों डॉलर का मुनाफा देखा। उनका मानना था कि समुद्र की सबसे नीची परतों में पृथ्वी की सबसे अनछुई ऊर्जा छिपी है। इसलिए उन्होंने एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से मरीना ट्रेंच में एक विशाल ड्रिलिंग स्टेशन बनाया, केपलर 822 डीप से फैसिलिट। यह स्टेशन लगातार समुद्र तल की चट्टानों को तोड़कर नीचे से ऊर्जा निकालता था, और वैज्ञानिक इसमें मौजूद किसी भी रहस्य का अध्ययन करते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वहाँ क्या सो रहा है और उसे जगाना कितना भयानक साबित होगा। नोरा प्राइस एक मैकेनिकल इंजीनियर जो महीनों से केपलर स्टेशन पर काम कर रही थी। उसकी लाइफ में मशीनों, पाइपलाइनों, प्रेशर रीडिंग्स और अंतहीन अंधेरे से भरी थी। यहाँ दिन और रात में कोई मतलब नहीं था, सिर्फ वही कृत्रिम रोशनी, वही धातुओं की आवाज़ है, वह सीलन भरी दीवार है। वह अक्सर सोचा करती थी कि हमने ऐसी जगह स्टेशन क्यों बनाया जहाँ सांस लेने तक का भरोसा नहीं। लेकिन नौकरी तो नौकरी होती है, और नौरा जैसी शांत, आत्मनियंत्रित महिला किसी भी परिस्थिति में टूटना नहीं जानती थी। सुबह की शुरुआत थी, या जो भी समय घड़ी बता रही थी, जब स्टेशन अचानक कांप उठा। पहले हल्का झटका लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और बहुत तेज चारों ओर सायरन बजने लगे। लाल चेतावनी वाली लाइट फ्लैश होने लगी। स्पीकर पर रोबोटिक आवाज आई। नौरा दाएं बाएं भागते हुए यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। वह बाथरूम से ही सीधे गलियों में निकले कि अभी वह 2 कदम ही चली थी कि स्टेशन की दीवार एक जोरदार धमाके से फट गई। समुद्र का काला और बेहद तेज पानी गरजता हुआ अंदर घुस गया, जैसे किसी जानवर की तरह। नौरा ने तेजी से भागकर एक सेक्शन का दरवाजा बंद किया। उसके पीछे कई लोग चीख रहे थे, शायद वही लोग कुछ सेकंड पहले जिंदा थे। अब पानी ने उन्हें लिगल लिया था। उस क्षण उसे समझ आ गया कि यह कोई छोटा हादसा नहीं है, क्योंकि इससे पूरा स्टेशन ढह रहा था। नौरा अंधेरे टूटे गलियों में दौड़ती रही। चारों ओर चिंगारियां गिर रही थी, अलार्म चीख रहे थे, और कहीं दूर धातु के ढांचे टूटने की आवाज आ रही थी। ऐसी अफरा तफरी में उसे इंजीनियर रोद्रिगो मिला, हांफता हुआ, डरा हुआ, लेकिन वह जीवित था। उसके पीछे थोड़ा दूर पाल खड़ा था, जो हमेशा मजाक करता रहता था। वह हंसमुख, लेकिन उस समय पास आती मौत से घबराया हुआ था। पॉल ने नूरा को देखकर आधी टूटी हुई आवाज में कहा, हम यहाँ बहुत देर तक नहीं टिक पाएंगे। ऊपर का सेक्शन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। रोद्रिगो ने तुरंत कहा, हमें कंट्रोल रूम तक पहुँचना होगा। अगर रास्ता अभी भी खुला हो तो हम तीनों एक साथ निकल सकते हैं। रास्ते में कई जगहों पर दीवार टूटी पड़ी हुई थी, छत टूट के नीचे गिर चुकी थी, और पानी लगातार रिसता हुआ अंदर आ रहा था। कहीं कहीं उन्हें घुटनों के ऊपर तक पानी में चलना पड़ रहा था। अचानक एक और धमाका होता है और तीनों जमीन पर गिर जाते हैं। उनके पीछे पूरी दीवार पानी के दबाव से टूट गई थी, और तेज धार वाला पानी घूमता हुआ अंदर घुस रहा था। नौरा ने पूरी ताकत से एक मेटल दरवाजा बंद किया। अगर वो 2 सेकंड भी देर कर देती तो पानी उन्हें भी निगल चुका होता। वो तीनों किसी तरह स्टेशन के उस हिस्से तक पहुंचे जहां से एस्केप पॉड लॉन्च होती है, लेकिन वहां पहुंचकर उनका दिल बैठ गया। सारी एस्केप पॉड पहले ही इस्तेमाल हो चुकी थी, मतलब बाकी के लोग उन्हें छोड़कर भाग गए थे। अब केवल 2 रास्ते बचे थे, या तो स्टेशन के साथ मर जाएं
या समुद्र के तल पर पैदल चलकर अगले स्टेशन रोबोक 641 तक पहुंचे। रोड्रिगो ने धीमे से पूछा, क्या यह भी संभव है? नोरा ने कहा, संभव नहीं है, लेकिन यही रास्ता है। तीनों जैसे ही आगे बढ़े उन्हें कमांडर सेक्शन में कैप्टन लूसियन, बायोलॉजिस्ट और एमिली और इंजीनियर स्मिथ सब लोग वहां मिले। ये सब हादसे से बच गए थे लेकिन बुरी हालत में थे। लूसियन ने एक नज़र में ही स्थिति समझ ली। लूसियन बोले, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। ये स्टेशन किसी भी समय पूरा ध्वस्त हो सकता है। वह सबको लेकर एक ऐसे चैम्बर में गया जहाँ भारी प्रेशर शूट रखे थे। ये शूट इंसान को समुद्र के भयानक दबाव में भी जिंदा रखने के लिए बनाए गए थे। सबने भारी भरकम कुछ किलो वजनी सूट पहने। हर कदम में धातु की खटखटाहट, सांस लेने की मशीनों की आवाज और दिल की जोरदार धड़कनें सुनाई दे रही थी। सब एक विशाल लिफ्ट में खड़े हुए और नीचे उतरने लगे। बाहर केवल काला पानी था, इतना गहरा कि लाइट भी कुछ मीटर आगे नहीं जा पाती थी। नोरा, पाल, रोड्रिगो, एमिली, स्मिथ और कैप्टन लूसियन, ये 6 लोग अंधेरे में धीरे धीरे नीचे जा रहे थे। अचानक एक जोरदार क्रैक की आवाज आती है। रोड्रिगो का हेलमेट प्रेशर झेल नहीं पाया और पल भर में ही उसका पूरा शरीर अंदर से कुचल गया। उसकी चीख भी पूरी नहीं निकली। 1 सेकंड में वह मर चुका था। बाकियों ने उसे भय से देखा। वह समझ गए कि यह रास्ता उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब टीम में 5 लोग बचे थे। वे समुद्र तल पर उतरकर आगे बढ़ने लगे। हर कदम भारी था, हर सांस मशीन पर निर्भर थी और हर आवाज धातु की गूंज जैसी थी। यही वह जगह थी जहां मनुष्य ने कभी कदम नहीं रखा था और शायद रखने की जरूरत भी नहीं थी। उसी समय उन्हें एक अजीब लाश मिली जो इंसान जैसी लग रही थी और फिर उस लाश के पेट से एक अजीब जीव बाहर निकला जो छोटा और चिपचिपा जल जीव जैसा था, लेकिन इंसान को देखकर उनकी ओर झपटने वाला जीव भी था। जीव सीधे स्मिथ पर हमला करने वाला था, लेकिन कैप्टन लूसियन और नोरा ने सूट के हथियारों से उसे दूर फेंक दिया। एमिली इस जीव को ध्यान से देखती है। वह डरकर बोलती है, यह समुद्र की कोई सामान्य प्रजाति नहीं है। तभी वह लोग आगे बढ़ते हैं और नोरा, एमिली और स्मिथ एक छोटे से प्रेशर प्रूफ कैप्सूल के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बाहर पूरी तरीके से अंधेरा होता है, इतना काला कि सिर्फ उनके सूट की रोशनी ही एकमात्र उम्मीद लगती है। लेकिन जैसे जैसे वे आगे जाते हैं, समुद्र की गहराइयाँ एक नई डरावनी हरकत दिखाने लगती हैं। रोशनी की किरणों के आगे पीछे किसी विशाल चीज के शैडो लगातार हिलते दिखाई देते हैं। एमिली कांपते हुए बोलती है, क्या ये वही जीव है जो अभी आगे मिला था? लेकिन यह वो छोटा जीव नहीं लग रहा है। इसमें धीरे से जवाब देता है, अगर हम भाग रहे हैं तो वो जरूर कुछ ढूंढ रहे होंगे। नोरा कुछ नहीं बोलती, उसकी सांस भरी है, पर दिमाग पूरी गणना में लगा हुआ है कि आगे किस दिशा में जाना सुरक्षित होगा। उनकी मंजिल अब रोएबक स्टेशन है, जो एक टूटा फूटा पुराना बेस होता है। जैसे ही वे उसके पास पहुंचते हैं, पूरा ढांचा कराहने लगता है, जैसे समुद्र का दबाव उसे किसी भी पल चूर चूर कर देगा। अंदर प्रवेश करते ही उनके औजार, टूटे कांच, फर्श पर बिखरे पाइप और पुराने लोगों के हेलमेट मिलते हैं। कुछ जगहों पर दीवार पर खरोंच साफ साफ दिखती है, ऐसी खरोंचें जिन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया। एमिली डरकर पूछती है कि शायद उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की होगी। क्या ये इतने ताकतवर भी हैं? नोरा शांत आवाज में कहती है, अगर ये अंदर आ सकते हैं तो अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं होगी। भीतर जाते ही पूरा स्टेशन जोर से हिलता है, जैसे समुद्र के नीचे कोई विशालकाय शरीर उसके पास से गुजर रहा हो। दीवारों में से चमकर फुहारें फूटने लगती है, चेतावनी अलार्म बज उठते हैं। मगर तभी एक टूटी हुई दीवार से वही छोटे छोटे पानी के राक्षस झुंड में निकल आते हैं। वे सीधे तीनों की ओर बिजली की तरह तेजी से बढ़ते हैं। स्मिथ उन्हें रोकने की कोशिश करता है। पीछे से एक बहुत बड़ा प्राणी नजर आता है। यह प्राणी से कई ज्यादा बड़ा है, लेकिन अभी पूरा दिखाई नहीं देता। सिर्फ उसकी विशाल के उंगलियां जैसी टांगें दिखाई पड़ती हैं, जो स्टेशन की बाहरी दीवारों को पकड़कर आगे बढ़ रही हैं। एमिली रोने लगती है कि ये क्या है, इतने बड़े कैसे हैं ये? नोरा गहरी सांस लेती है और कहती है, यह कोई साधारण जीव नहीं है, शायद समुद्र के और भी नीचे रहने वाला कोई प्राचीन जीव है। कमरे के केंद्र 3 कैप्सूल दिखाई देते हैं, लेकिन
दो पहले ही टूट चुके होते हैं। वहाँ पर सिर्फ एक कैप्सूल बचा होता है। एमिली घबराकर बोलती है, हम सिर्फ एक से ही बाहर कैसे जाएंगे। नोरा शांत रहती है, पर यह शांति उसके त्याग का संकेत होता है। वह स्मिथ और एमिली को देखती है और कहती है, तुम दोनों की ही जान बच सकती है, मेरी नहीं। एमिली चिल्लाती है कि नहीं, हमें साथ जाना चाहिए। नोरा धीरे से कहती है, मेरी सूट को बहुत डैमेज हुआ है। कैप्सूल में बैठकर भी मैं उस प्रेशर को झेल नहीं पाऊंगी। तुम दोनों जाओ, यह मेरा आदेश नहीं, मेरी विनती है। अनिच्छा के बावजूद स्मिथ और एमिली को कैप्सूल में भेजा जाता है। कैप्सूल ऊपर उठने लगता है। तभी समुद्र का वास्तविक दानव प्रकट होता है और उसे समझ आता है कि अगर ये कैप्सूल पकड़ लेते हैं तो ऊपर जाते इंसान कभी बच नहीं पाएंगे। तभी स्टेशन का सिस्टम स्क्रीन पर चेतावनी चमकती है और वह चेतावनी देखकर नोरा धीरे धीरे मुस्कुराती है। उसकी आंखों में आंसू भी हैं और हिम्मत भी। वह अपने टूटे हुए सूट को संभालती है और तेजी से कंट्रोल पैनल पर पहुंचती है और ओवरलोड सिस्टम एक्टिव करते हुए उसकी बटन दबाते ही स्टेशन तेजी से गर्म होने लगता है। बाहर मदर बीस्ट कैप्सूल की ओर बढ़ रही होती है। पूरा समुद्र का वह हिस्सा सफेद रोशनी से भर उठता है। मदर बीस्ट चीखती है। उसकी आवाज पानी के भीतर भी धरती के भूकंप जैसी लग रही थी। वह और उसका पूरा झुंड विस्फोट में चकनाचूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी का अंत यहीं होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।